हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हिंदी मीडियम वालों के लिए लेकर आया हूं भौतिकी चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। बल तथा गति के नियम, एक एक टर्म्स को डिटेल में जानेंगे, क्लियरली समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। आपकी हमेशा जो शिकायत रहती थी कि सर हिंदी मीडियम वालों से आपकी दुश्मनी है क्या, तो भाई मैं भी 10th क्लास तक हिंदी मीडियम ही रहा हूँ, तो कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम में धमाल मचाएंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा बल के बारे में। बल क्या होता है? अगर हम यहाँ पर आपको बल के बारे में बताएं बल क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिखा बल। देखिए बल जो होता है, सबसे पहली बात एक सदिश राशि होता है, आपको समझना होगा। एक ऐसी राशि जिसमें दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती, दोनों चीजें की जरूरत पड़ती है। इसमें हमें परिमाण भी चाहिए होता है और इसमें हमें दिशा की भी जरूरत होती है। सर ये तो हम बाद में समझ लेंगे, लेकिन बल की परिभाषा कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। जब किसी वस्तु पे हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसे हम बल कहते हैं। यानी किसी वस्तु पे, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, धक्का देना या फिर खींचना बल कहलाता है। ठीक है, ये दो शब्द यहां पर इस्तेमाल होगा। अब सदिश राशि का मतलब ये हो गया कि परिमाण का मतलब इसको डिनोट किया जाता है एफ से, इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इसको एफ से डिनोट किया जाता है। देखिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं इस तरीके से एफ और इस पे लगाता हूं यहां पर सदिश का एक साइन लगाता हूं, चिन्ह लगाता हूं, तो ये दोनों चीजें बता रहा है। ये इसके अंदर परिमाण भी है, इसके अंदर दिशा भी है। लेकिन अगर मैं केवल लिख दूं इस तरीके का और यहां हम लगा दें मॉड, तो ये केवल परिमाण बताएगा और बाकी तो दिशा जो होता है वो यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश से हमें पता चल जाता है। इसका जो आपका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। एक एक शब्दों को अच्छे से जानेंगे। एन से डिनोट करते हैं। दिशा की इसलिए जरूरत पड़ती है कि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, एक बल इधर से लग रहा है, मान लो F1, ठीक है, और दूसरा बल मान लो इधर से लग रहा है F2। अब मान के चलते हैं कि ये बल 100 न्यूटन का है और ये बल जो है वो 80 न्यूटन का है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इस पे कुल परिणामी बल कितना होगा, तो परिणामी बल अगर मैं यहां पर निकालूं, क्या निकालूंगा? अगर परिणामी बल निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इधर वाले दिशा को मैं धनात्मक लूंगा और इधर वाले दिशा को ऋणात्मक लूंगा तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि F1 माइनस F2 अगर मैं यहां पर कर दूं तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 80 यानी आ गया 20 न्यूटन आ गया। तो इसी कारण बल किस दिशा में लग रहा है उसकी दिशा होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सदिश राशि में इसको रखते हैं। बल के कुछ प्रभाव होते हैं वस्तुओं पे, जैसे कि बल किसी वस्तु की गति को बढ़ा सकता है। कोई मान लो फुटबॉल है, वो ऑलरेडी गति में है, लेकिन उस पर आपने एक मान लो किक मार दिया, एक पांव से मार दिया या बल लगा दिया तो उसकी गति और बढ़ जाएगी। बल क्या कर सकता है? किसी वस्तु के गति को कम कर सकता है। उधर से फुटबॉल आ रहा था, आपने ऐसे करके रोक दिया, कम कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु को हम विरामावस्था में ला सकते हैं। कोई आ रहा था उसको रोक दिया, या विराम वाली वस्तु को हमने किक मारा और आगे बढ़ गया, तो विराम वाली वस्तु को गति में ले जा सकते हैं। किसी भी वस्तु के उसके जो आकार होता है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे गुथा हुआ आटा होता है, उसमें आप अलग अलग शेप और साइज आप बना लेते हैं। तो ये कुछ प्रभाव है जो अपने मन से आप लिख सकते हो। मैंने केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको यहां पर समझा दिया है। आइए अब आगे बात करना चाहेंगे हम लोग गति के नियम के बारे में। गति के नियम की जब बात करते हैं तो 3 नियमों की यहां व्याख्या करनी होती है। कितने? 3 नियमों की व्याख्या करनी होती है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, दूसरा नियम, और न्यूटन का तृतीय नियम। तो यहां पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर न्यूटन का पहला नियम। किसकी बात करेंगे? न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? देखिए इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी अगर कोई मान के चलते कुर्सी है, कुर्सी आपके सामने रखा हुआ है, या मान लीजिए ये वाला मेरे हाथ में रखा हुआ है, अब मैं बोलूंगा ये भाई चल ऊपर उठ जा, ऊपर उठ जा,
नहीं उठेगा। ये विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, लेकिन अगर मैं बल लगा दूंगा ना ऐसे करके तो ये ऊपर जंप कर जाएगा। उसी तरीके से इसके अकॉर्डिंग अगर कोई गतिशील है, गति में जा रहा है 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 जा रहा है, जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं, बाह्य बल नहीं लगाएंगे, चाहे इंटरनल हो मतलब जैसे भी हो, यहाँ तो एक्सटर्नल ही बात करेगा, बाह्य बल की ही बात करेगा, बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं रुकने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर इस नेचर को हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो तरीके का बेसिकली यहाँ पर होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है गति का जड़त्व, बोलो क्या होता है? एक गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। हम एग्जाम्पल भी लेके आपको यहाँ पर बताएंगे आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, जब हम गति के जड़त्व की बात करेंगे तो ये कहेगा कि कोई वस्तु है जो कि गति में है और वो गति में ही रहेगी जब तक कि आप कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। तो ये जो जड़त्व आ रहा है कि गति में ही रहना पसंद करेगा, ये गति का जड़त्व है। और कोई विराम के जड़त्व की बात करते हैं, कोई मान के चलो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई बाहर बल ना लगाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना चाहूँगा, गति के जड़त्व का कुछ उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा आपको। देखिए, गति के जड़त्व का उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, ध्यान सुनना, आप ना जब भी किसी चलते हुए गाड़ी से उतरते हो या ट्रेन से उतरते हो, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सलाह दी जाती है कि जब आप कूदते हैं ना तो वहां पर थोड़े दूर तक आपको दौड़ना चाहिए, हल्का सा पैदल चलना चाहिए, जो भी उसी के चलना चाहिए। रीजन क्या है? देखिए, आप गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी गतिशील थी, तो आपका शरीर भी गतिशील था, तो आप किस जड़त्व में आ गए थे? गति के जड़त्व में आ गए थे। अब ऐसे कंडीशन में आपका जो शरीर है वो गति में ही रहना पसंद करेगा। मेरी बात को समझिएगा। तो जब अचानक से आप कूद जाएंगे ना, अचानक से कूद जाएंगे और सोचेंगे हम खड़ा हो जाएंगे ऐसे करके, तो ऐसी स्थिति में होने वाला यह है कि आपने तो वहां पे बल लगा के मतलब खुद को करके रोक लिया, लेकिन आपका शरीर गति के जड़त्व में तो आगे की ओर जाएगा जिससे आप नीचे गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप गति में थे और वापस गति में रहेंगे, थोड़ा बैलेंस ले लेंगे तो इशू नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको बताऊंगा। जैसे मान के चलिए कि हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं हम लोग? सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं, गाड़ी चल रही है, आराम से आप बैठे हुए हैं, अब गाड़ी के साथ आपका शरीर भी तो गति में आ गया ना, बोलिए हाँ या ना। आपका शरीर किस में आ गया? गति में आ गया। अब अचानक से आप लगा देंगे ब्रेक, गाड़ी तो रुक गई, आपका शरीर थोड़ी रुकेगा। अब आपके शरीर का नेचर, प्रकृति हो गया भाई हमेशा आगे बढ़ने का, गति में जाने का, तो गाड़ी तो रुकेगी लेकिन आपका शरीर कहेगा हम नहीं रुकेंगे भाई, तो वो आगे की ओर जाएगा। तो एक तो रुक दिया लेकिन शरीर आगे जाएगा, ये चोट लग सकता है। लेकिन सीट बेल्ट होता है, रोक ले भाई कहाँ जा रहे हो, एकदम रोक देगा, ऐसे पकड़ गए यहाँ से। तो ये जो सीट बेल्ट इसलिए लगाया जाता है। ये सारे गति के जड़त्व का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो विराम के जड़त्व की बात करते हैं। आप बस में बैठे और अचानक से जब आप देखते हैं कि बस अचानक से चलता है तो क्या होता है? बस आगे की ओर बढ़ा, आप पीछे की ओर हो गए। ध्यान सुनिएगा, बस आगे की ओर हुआ, आप पीछे की ओर हो गए। रीजन क्या है? कि बस रुकी हुई थी, आप भी रुके हुए थे ना बस के अंदर। जब बस जो विरामावस्था में था तो आप भी तो विरामावस्था में थे। अब बस तो भाई एक मशीन है, उसके अंदर थोड़ी ना कुछ ऐसा, बस आगे की ओर बढ़ा, लेकिन आपका शरीर इसका विरोध करेगा। क्या करेगा? इसका विरोध करेगा, और विरोध की स्थिति में पीछे रहेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, विरोध यहाँ पर होगा। जड़त्व कहता ही यही है कि अगर कोई गतिशील वस्तु है, अगर कोई गतिशील वस्तु है और अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो उस बदलाव का विरोध करेगा। अगर कोई विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगा। आप देखिए, आपके अंदर भी बहुत सारे जड़त्व के गुण आ जाते हैं। कैसे? देखिए, आप मान के चलिए कई बार होता है ना कि सुबह 8 बजे उठने की आदत हो जाती है। कितने? 8 बजे उठने की आदत हो जाती है, तो आपकी ना हैबिट हो जाती है। फिर अचानक से कोई 6 बजे उठा देगा, 5 बजे उठा जाएगा, आपके लिए ना एक पहाड़ जैसा काम हो जाएगा, क्योंकि आप ना उस फ्लो में चले जाते हैं। तो आप उसका, आपका शरीर ना, आप खुद विरोध करेंगे, नहीं यार मैं नहीं उठूंगा 5 बजे, तो विरोध होगा यहाँ पे। तो ये टेक्निकल टर्म है जो बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे विराम के जड़त्व का मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप पीछे की हो जाते हैं। या मान के चलिए कोई पेड़ है ना, पेड़ पे ना फल है, आम है। अब वहां पर आप गए, आम को ऐसे आपने हिलाया, है ना, आम को ऐसे हिलाया, जैसे आम की टहनियों को हिलाया, आम थोड़ी लेगा, तो आम नीचे गिरता है। कैसे गिरता है आम नीचे? यहां समझने वाली बात यह है कि जब आप टहनियों को हिलाते हैं तो टहनियां तो गति में आ जाती, जो कि विराम में थी, लेकिन जो फल होता है ना, जो फल जिससे कनेक्टेड होता है, ये फल कहता है कि भाई हम ना किसमें रहेंगे? विराम में ही रहेंगे। वो गति का विरोध करता है।
हम विराम में ही रहेंगे। तो इससे जो कनेक्टेड होता है वो तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये अपनी जगह पर रहता है, जिससे यहां पर क्या होता है, इनके बीच में टूट जाता है ये, और फिर ये फल नीचे गिर जाता है। या आप किसी कंबल को लेते हैं, किसी कपड़े को लेते हैं और वहां ऐसे करके ऐसे मारते हैं, आप ऐसे चादर पे ऐसे करके मारते हैं, तो होता क्या है यहाँ पर वो क्यों इसकी गंदगी नीचे गिर जाती है। मैं आपको केवल फटाफट समझा रहा हूँ, चैप्टर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो मान के चलिए सब पूछेगा एग्जाम में, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ। तो मान के चलिए यहाँ पर आपने डंडा मारा, तो अब इसके ऊपर जो गंदगी बैठी है, जो धूल के कण बैठे हुए हैं, वो कौन सी अवस्था में है, विराम की अवस्था में नहीं, विराम के जड़त्व में है। अब आप गति में जाएंगे तो उसका ये करेगा विरोध, कहेगा हम तो भैया हम विराम में ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे गति में। तो यहां पर क्या होगा, ये जो कपड़ा होगा, जो कंबल होगा, वो तो ऐसे हो जाएगा, बैक हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो इसके ऊपर बैठा हुआ धूल था वो नहीं जाएगा। इसकी वजह से जब ये बैक होगा तो ये हवा में थोड़ी रहेगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो गति का जड़त्व और विराम के जड़त्व को यहाँ पर बताते हैं। और यहाँ आप जब क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो सवाल आपको आएंगे, तो इस तरह से जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो गति का जड़त्व होता है या विराम का जड़त्व होता है वो क्या चीज होता है। अब देखिए, किसी भी अगर जड़त्व का माप क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है जड़त्व का माप होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फिलअप्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, हम ये बोलेंगे वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। इसका मतलब क्या है, उसके जड़त्व की माप होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लें, मान लो ये 5 kg का है, और एक हम ले लेते हैं, ये मान लो 10 kg का है। अब मैं बोलूंगा किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, सॉरी किसका जड़त्व ज्यादा होगा, इंग्लिश बढ़ा गया। तो ऑब्वियस सी बात है किसका ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, चाहे वो गति वाला हो या फिर वो किस चीज का हो, विराम वाला हो। देखिए अगर 10 kg का है, विराम में है, आप उसको हिलाने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका विरोध करेगा, और उसके बदले में जितना भी वो विरोध करेगा उस ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। 5 kg वाले को इसके मुकाबले कम लगाना पड़ेगा। या सोच के देखिए, बाहर सामने से बड़ा चट्टान आ रहा हो और बहुत भारी हो, तो उसे रोकना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो गति में है तो गति में रहना पसंद करेगा, विराम में आने की अवस्था का वो विरोध करेगा। और ऐसे कंडीशन में आप महसूस करेंगे कि अगर वो कम वजन का होता, यानी कम द्रव्यमान का होता, तो उसका जड़त्व भी कम होता। तो ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहां से आपका न्यूटन का पहला नियम कंप्लीट हो जाता है। आइए आगे बात करना चाहेंगे, यहां पर न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करना चाहेंगे कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। बेसिकली न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम का कुछ स्टेटमेंट है, कुछ उसका एक तरीका है लिखने का, जो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और ये आपको एक डेरिवेशन देता है F = ma का, जो हम अभी आपको डेराइव करके भी दिखाएंगे और बताएंगे। घबराने वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं है, आपको समझते चलना है। भाई डेफिनेशन हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है। आप डेफिनेशन आपको और भी कहीं से मिल जाएगा, हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ के चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आसान हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्टेटमेंट यहाँ पर जाएगा, हिंदी में मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लग रहे बाह्य बल, या आप नॉर्मल बल भी कह सकते हैं, या लिख दीजिए उस पर लग रहे बाह्य बल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अब ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लग रहे बाह्य बल के समानुपाती होता है। तो संवेग यहां पर क्या चीज है,
संवेग क्या होता है? देखिए, जब हम संवेग की बात करते हैं तो एक अलग डेफिनेशन होता है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना होगा संवेग के बारे में। तो भाई अगले पेज में हम सबसे पहले संवेग के बारे में पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर वापस आएंगे यहाँ पे। संवेग क्या है? ये कलर मैं चेंज करना चाहूंगा, तो इस कलर को मैं शिफ्ट कर देता हूं इस वाले कलर में। देखिए, संवेग, संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और संवेग जो होता है वो किसी वस्तु का द्रव्यमान गुना मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो वेग होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसका परिभाषा भी यही होगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। याद रहेगा इतनी सी बात। संवेग क्या होता है मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा इसके बारे में। तो देखिए, ये एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। ये भी एक ऐसी राशि है, ये सदिश राशि होता है यहाँ पे, यानी कि इसको हम लोग ऐसे वेक्टर p इस तरह से दिखाते हैं, सदिश p के नाम से दिखाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर, इसका जो हम लोग SI मात्रक की बात करना चाहेंगे। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान किस में आ जाएगा? इसका kg, और ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसका SI मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम देखेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले हमें इतनी बात समझ में आ गई कि संवेग वो चीज है जो कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणा करने पर सिंपल सी आ जाता है। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई हाई फाई थोड़ी चीज है। बड़ा हाई फाई आपको लग रहा है? अरे अब मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा गतिशील वस्तु है जिसका द्रव्यमान ना हो? मुझे बताइए, गतिशील हो या ना हो, चाहे वो गतिशील हो, विराम हो, भाई द्रव्यमान तो सबके पास होता है। बोले हाँ या ना, होता है या नहीं होता है? हाँ जी होता है। बचा वेग, अगर वो विराम में है तो इसका वेग 0, काहे का वेग उसका, जब वो विरामावस्था में है तो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो मैं ही यहाँ पर दौड़ रहा हूँ, तो अगर मैं दौड़ रहा हूँ, अगर मैं नहीं भी दौड़ रहा हूँ तब भी अगर मैं 60 kg का हूँ तो 60 kg का ही रहूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दौड़ रहा हूँ तो अब मेरे अंदर संवेग भी उत्पन्न हो रहा है। कैसे निकालेंगे? अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूँ, 60 kg मेरा द्रव्यमान है, दोनों को हम गुना कर देंगे, 60 × 2 यानी 120 kg मीटर पर सेकंड मेरा संवेग होगा। क्या होगा? 120 kg मीटर मेरा संवेग होगा, मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा, तो संवेग से हम हो गए परिचित। अब अगला यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे संवेग के बाद में, ये तो हो गया जी, चलो इसका जो करना था आपने कर लिया। अब बताएंगे जी ओके अच्छा, लेकिन मैं अगर आपको यहां पर छोटा सा एक टर्म आपको यहां पर समझाना चाहूं या बताना चाहूं, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है। अब सबसे पहले जानते हैं संवेग में परिवर्तन क्या होता है। देखिए, जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन मतलब चेंज, चेंज मतलब होता है क्या? अंतिम माइनस प्रारंभिक। हमेशा याद रखना है कि जो परिवर्तन होता है वो किस चीज को दिखाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अंतिम माइनस प्रारंभिक। यह हमेशा आपको याद रखना है यहाँ पे। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब एक अंतिम संवेग लेंगे, एक प्रारंभिक संवेग लेंगे। तो ये संवेग का परिवर्तन कैसे निकलता है? तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। देखिए, मान के चलिए ये कोई है और ये इस तरीके से यहाँ पर दौड़ रहे हैं, ध्यान समझना है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दौड़ रहे हैं। अब इनका मास हम मान लेते हैं जी, इनका जो मास है ये मैं अपना ही मान लेता हूँ 60 kg का है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है 60 kg के हैं। मैं भी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं मैं 60 का हूँ या 62 का 64 का, मुझे नहीं पता उतना ध्यान, पर ठीक है मैं 60 kg मान लेता हूँ। बहुत दिन से वैसे ही मैंने वजन नहीं कराया तो 60 kg का है। और यहाँ पर देखो ये जो है इनका जो प्रारंभिक वेग है वो मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर इनका जो अंतिम वेग है वो मान लो हो गया 3 मीटर पर सेकंड हो गया। अब द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा, इनका द्रव्यमान 60 kg है तो यहाँ पर आगे 70 kg हो जाएगा, फिर तो गजब हो जाएगा ना भाई। तो द्रव्यमान तो बदलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनका यहाँ पर जो प्रारंभिक संवेग होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कैसा होगा? इनका प्रारंभिक संवेग होगा जिसको पी आई से डिनोट करेंगे। आई मीन्स इनिशियल, और ये कैसे निकलेगा? पी आई, ये निकल जाएगा m इंटू यू। बोलिए निकलेगा नहीं निकलेगा? और यहाँ पर जो पी एफ यानी फाइनल यानी कि अंतिम संवेग जो निकलेगा वो m इंटू वी निकलेगा। क्या निकलेगा?
m इंटू वी निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि एक हमें अंतिम का दिख रहा है, एक हमें प्रारंभिक का दिख रहा है। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हम लोग परिवर्तन को डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। जहां भी परिवर्तन होगा तो इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे डेल्टा पी। बोलिए क्या लिखेंगे? डेल्टा पी लिखेंगे। तो डेल्टा पी हम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे पी एफ माइनस पी आई। बोले तो क्या? एम वी माइनस एम यू। आप चाहें तो यहाँ एम कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा वी माइनस यू। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। अब यहां पर क्या आंसर होगा वो आप निकाल लो यहां से। तो बेसिकली यहां पर एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि जो संवेग में परिवर्तन है वो कुछ और नहीं बल्कि वेग में ही परिवर्तन है। वेग और संवेग मतलब साथ में द्रव्यमान आ गया तो वही वेग बन गया संवेग। साथ में वेग मतलब संवेग। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका आंसर तो आप ऐसे ही बता देंगे यहाँ पे। अब मास कितना है, द्रव्यमान कितना है? 60 kg। सोल्व कीजिए इसको। सोल्व करने में क्या जाता है, इसका सॉल्यूशन पार्ट क्या जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा पी द्रव्यमान कितना? 60 kg। बोलिए कितना? 60 kg। और यहाँ v माइनस यू कीजिए, 3 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया? 1 आएगा। ये 60 kg मीटर पर सेकेंड। और यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। यानी हम किसी भी वस्तु के दो अवस्थाओं में, है ना, एक पहली अवस्था एक दूसरी अवस्था, या दो स्थितियां बोल सकते हैं, दो स्थितियों को हम देख कर ये बता सकते हैं कि एक अंतिम है एक प्रारंभिक है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम अपने संवेग को निकाल सकते हैं, फिर हम कर सकते हैं। तो देखिए दो शब्द हमने आपके क्लियर कर दिए, दो टर्म हमने क्लियर कर दिया। पहला संवेग क्या होता है और संवेग में परिवर्तन क्या होता है। एक और टर्म है संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम आपको क्या बता रहे हैं? संवेग में परिवर्तन की दर हमने एक्स्ट्रा कर दिया। हमने आपको संवेग बता दिया, समझ में आ गया। हमने आपको संवेग में परिवर्तन बता दिया, ये भी समझ में आ गया। अब हम आपको क्या बता रहे हैं? संवेग में परिवर्तन की दर बता रहे हैं। यानी कि दर का मतलब जैसे ही हमने दर लगा दिया तो रेट बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है? बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको समझने के लिए हम नॉर्मल वे में आपके साथ आना चाहेंगे कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में गए, एक 10 kg का चावल का पैकेट है, तो आपने कहा कि भाई इसका चावल का रेट क्या है, आपने ऐसा पूछा। तो उसने कहा कि ये जो पैकेट है वो 800 रुपये का है, ऐसा उसने आपको बोला। तो क्या 800 रुपये किलो चावल है? जी नहीं। चावल का रेट क्या 800 रुपये है? जी नहीं। तो हम उसका 1 kg का निकालेंगे, और 1 kg का निकालने के लिए हमें 800 में 10 से डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। फिर हमें पता चलेगा कि 1 kg 80 रुपये का है। तो हमने डिवाइड किया ना, तो जैसे ही दर निकालते हैं ना किसी चीज से हमें भाग देना पड़ता है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं पूरे इंटरवल में, पूरे समय अंतराल में जो हो रहा है, समय एक टाइमिंग यहां पर है कि आप यहां से यहां तक गए, ये समय लगा है। तो समय के सापेक्ष क्या बोलेंगे? समय के सापेक्ष घटना घटी है। तो इसीलिए हम लोग जो निकालेंगे यहां पे संवेग में परिवर्तन की दर, वो कैसे निकालेंगे? समय के सापेक्ष निकालेंगे, समय के सापेक्ष, समय के अकॉर्डिंग। और ये संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा यहां पे? तो इसको हम बोलेंगे कुछ इस तरीके से, डेल्टा पी और नीचे बोलेंगे डेल्टा टी। मैं आपको इस टर्म को और क्लियर कर देना चाहूंगा, आप इसको समझिएगा। देखिए डेल्टा पी जो है वो संवेग में परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन है। और आपका ये जो पूरा है, ये वाला, ये है संवेग में परिवर्तन की दर। मैं आपको इतना क्लियर बेसिक बता रहा हूं एक एक टर्म को, ताकि आपको किसी भी चीज को समझने में कोई भी परेशानी यहां पर ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको केवल न्यूटन के द्वितीय नियम के जो लाइनें दी गई है उन्हीं को केवल बताता, उन्हीं को समझाता और बोलता रट लो समझ लो, तो नहीं होता। अब बैक करेंगे हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम पे। ये है न्यूटन का द्वितीय नियम। F = a में भी आएगा, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है, क्या मैं बोल रहा हूं? संवेग में परिवर्तन की जो दर है उस पे लग रहे बाह्य बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? देखिए समानुपाती का मतलब होता है कि जब एक राशि
बढ़ रही होती है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। जब एक राशि कम हो रही होगी तो दूसरी राशि भी कम होगी। ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि दोनों आपस में समान अनुपात में बढ़ रहे हैं, समान अनुपात में घट रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं समानुपाती बोलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी फील करके दिखाऊंगा। इस स्टेटमेंट के हिसाब से बात करेंगे। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, किसी वस्तु पे किसी वस्तु पे लगाया गया बल उस वस्तु में उत्पन्न उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप चाहो तो और करके मैं यहां पर बता देता हूं। चलो अगले पेज में बता देते हैं। यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हम इस हिसाब से अगर बात करें तो हम बोलेंगे जो एफ है ये साइन होता है, ऐसे करके लिखते हैं इसको, समानुपाती का साइन होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये हमने उसी स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से यहां पर देखिए लिख दिया यहां पे। तो जब हम डेल्टा पी और डेल्टा टी की बात करें, इसको और आगे बढ़ाएंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये हमें क्या मिलता है। डेल्टा पी के बारे में आपने क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा पी एफ माइनस पी आई और अपॉन डेल्टा टी, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अभी हमने आपको बताया ना, तो एफ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी, ये हो जाएगा एम यू, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। यहां से एम हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम कॉमन, और ये हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो जो हमारा त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण पढ़ा ना, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा एम, और ए हो जाएगा यहाँ पर। बेसिकली ए क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देना चाहूंगा इसके बारे में। इसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, त्वरण कहते हैं। तो जो हमारा त्वरण होता है इसको ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू बाई टी, और ये गति के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, गति का पहला नियम। इसको गति के पहला नियम जो हमने पढ़ा था, गति का प्रथम नियम क्या पढ़ा था, गति का प्रथम नियम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमने पढ़ा था गति के प्रथम नियम, इसी से मिला, ए टी से हो जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम उठा के देखें पूरे चीजों को, पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे, तो हमें एक चीज और समझ में आ जाएगी कि भाई ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको हटा देंगे, इसको हटा के इज इक्वल टू ला देंगे, बराबर ला देंगे, उसके लिए के लिखेंगे और एम ए लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ के की वैल्यू 1 ले लेते हैं। किस कंडीशन में, कैसे, देखिए, यदि हमारा द्रव्यमान 1 kg हो, ध्यान सुनना, यदि हमारा द्रव्यमान 1 kg हो, ठीक, और हमारा जो त्वरण है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, हमारा जो बल है वो 1 न्यूटन हो, कुछ इस तरीके से। तो अगर सब इन सब को 1 1 कर देंगे तो ऐसे कंडीशन में तब जो k का मान आएगा वो 1 आएगा, ऐसे स्थिति में। तो इसीलिए डायरेक्टली हम लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, और इस तरीके से डेरिवेशन भी यहां पर हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम ए वाली जो स्थिति यहां पर आ रही है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम से ही हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर तीन राशियों का जिक्र किया गया है। एक तो बल है यहाँ पे, दूसरा आपका द्रव्यमान है, और तीसरा यहां पर आपका त्वरण है। यूनिट सब ध्यान रखिएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये केजी में है, और ये न्यूटन में है। तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि 1 न्यूटन को परिभाषित करें, यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है यहां पे कई बार, 1 न्यूटन को परिभाषित करें, 1 न्यूटन को परिभाषित करें।
तो ऐसे कंडीशन में फिर हम क्या जवाब दे सकते हैं कि 1 न्यूटन को परिभाषित करने का मतलब हो गया कि 1 न्यूटन तब होगा जब द्रव्यमान 1 kg होना चाहिए और हमारा त्वरण कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो जब किसी 1 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पे हम बल लगाते हैं और उसका त्वरण, उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तब उस पे लगने वाले बल को 1 न्यूटन कहा जाता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसके आंसर को, जब किसी 1 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तब उस बल को 1 न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन कहा जाता है, यानी कि F इज इक्वल टू 1 इंटू 1 यानी 1 न्यूटन यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे भी परिभाषा आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जहां पर 3 राशियों में से किसी 2 राशि का जिक्र किया जाता है और किसी एक राशि का जिक्र बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि फिर हमें उन राशियों पर भी काम करना होता है, लेकिन हमें देखना होता है कैसे। देखो, मान लो यहां पर हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए, हमने यहां पर लिखा। तो भाई जैसे ही हमने F इज इक्वल टू एम ए लिखा और यहां पर मान लो एक सवाल आपको देते हैं, यहां पर मान लो F यहां पर दे दिया 20 न्यूटन, समझना ध्यान से। मास आपको दे दिया, लेट वी सपोज कि ये 5 kg का है, तो बोलेगा कि बताइए एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना होगा। तो क्या आप नहीं बता पाएंगे यहाँ पे इसके सॉल्यूशन का? बहुत सिंपल तरीके से बता देंगे। F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो A इज इक्वल टू कितना, F बाई एम, यानी बोलो कितना हो गया ये 20 न्यूटन, और ये कितना हो गया 5 न्यूटन। हटा दो, आई थिंक न्यूटन का कोई नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बस इतना रखो। तो ये से इसको ये काट दो तो कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ऐसे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें गति के समीकरण का भी इस्तेमाल किया जाए, गति के प्रथम समीकरण का, गति के द्वितीय समीकरण का, तृतीय समीकरण का, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। तो इस तरह के सवालों को हम देखेंगे आगे, बाकी एक एक करके मैं इनका जो आगे एक्सरसाइज वगैरह होगा वो भी हम आपके साथ डील करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली हम बात करेंगे गति के तृतीय नियम का। गति का तृतीय नियम बहुत ही फैंटास्टिक है। गति का तृतीय नियम कहता है, समझिएगा यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया पे बात करता है। गति का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम बोल सकते हैं, न्यूटन गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। देखिए जी, अगर न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो ये बात करते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया पे, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आप कहीं कोई क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया भी मिलेगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने लोग स्माइल दिया, जान पहचान के, वो भी स्माइल करेंगे, कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया मिलेगा। नमस्ते बोलेंगे, नमस्ते मिलेगा। सामने वाले को घूर को देखेंगे, हम किसी से कम नहीं, मतलब एक नॉर्मल सी बात बता रहे हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पर जब हम बात करेंगे ना न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, तृतीय नियम के हिसाब से, तो हम इन टर्म्स ऑफ बल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अगर हम बल के कंडीशन में बात करेंगे तो कैसे ऐसे बल के कंडीशन में बात करेंगे। देखिए, मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है आप अपने सर को दीवार पे मार रहे हैं, तो आप अपने सर को दीवार पे जितना भी बल लगाएंगे तो उसके अपोजिट में, उसके उल्टी दिशा में जो है ना, विपरीत दिशा में उतना ही बल लगेगा। तो इनके ना कुछ कैरेक्टर, कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें, इनकी कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहला विशेषता क्या होता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है उनका जो परिमाण होता है वो बराबर होता है। परिमाण क्या होता है इनका, बराबर होता है। इनका जो परिमाण होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। क्या होता है, परिमाण बराबर होता है। दूसरा, ये विपरीत दिशा में काम करते हैं, इसमें काम करते हैं
विपरीत दिशा में काम करते हैं। अगर मान के चलिए कि हम ऐसे ऐसे मार रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको मार रहा है, उधर से ये भी इसको मारेगा, तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, विपरीत दिशा में काम करते हैं। और तीसरा, ये दो अलग अलग वस्तुओं पे काम करता है, दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करता है, वस्तुओं पे कार्य करता है, एक पे नहीं करेगा ना, दो अलग अलग वस्तुओं पर ये कार्य करता है। इस बात का हमें ध्यान देना होगा। एक अकेले वस्तु से हो जाएगा? दो रहेगा ताली बजाएंगे, दो कम से कम तो रहना चाहिए ना। तो ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया का, इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ क्रिया प्रतिक्रिया का। आप जब चलते हैं तो वहां भी क्रिया प्रतिक्रिया होता है। आप फोर्स बल लगाते हैं नीचे, वो बल आपको ऊपर लगाया जाता है, तभी तो आप चल पाते हैं। आप देखें रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में जो ऊपर जा रहा होता है, जो उसका जो फ्यूल होता है, जो उसका ईंधन होता है, जो जल रहा होता है, जो आग निकल रही होती है, वो नीचे की ओर आ रहा होता है और वहीं वो ऊपर की ओर जा रहा होता है। बंदूक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आप बंदूक वाले कैसे चलाते हैं, देखते हैं तो पीछे की ओर झटका मारता है बहुत तेजी से। कैसे झटका मारता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया होता है। अब बंदूक का एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लें तो ये बंदूक की अगर नोक हम बना लें यहाँ पे इस तरीके से बंदूक बना लेते हैं इस तरह से, यहाँ बंदूक चलाएगा तो यहाँ से जो बुलेट निकलेगा, ये इसमें सवाल भी आता है, यहाँ से जो बुलेट निकलेगा तो देखिए जो बुलेट होता है यहाँ पे, जो गोली होती है, उसका मास मान लो द्रव्यमान है m और इसका है कैपिटल M। इसका बहुत ही कम द्रव्यमान होता है, लेकिन इसका जो वेग होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैं इसको VB बोल देता हूँ बुलेट के लिए, और इसको मैं VG बोल देता हूँ गन के लिए, यहाँ पर बंदूक के लिए। यहाँ पर तो जो वेग होता है ना ये वाला, वो बहुत ज़्यादा होता है गन से, इस बात को समझिएगा यहाँ पे। और जो आपका गोली होता है, उसका मास होता है, वो बहुत ही कम होता है, इस तरीके का। तो यहाँ पर कैसे ये होता है हम जानेंगे, संवेग संरक्षण के नियम में जानेंगे। किसमें जानेंगे? संवेग संरक्षण के नियम में इसको हम जानेंगे शानदार तरीके से कि कैसे वो उसमें संरक्षण के नियम में जानते हैं, कैसे टक्कर होता है, टक्कर से पहले की क्या बात है, टक्कर के बाद की क्या बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक अगर यहाँ पर क्रिया हुआ है इधर की तरफ अगर क्रिया हुआ है तो ऑब्वियसली इधर की तरफ हमें क्या मिलेगा? प्रतिक्रिया मिलेगा। ये हमें प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जंप करते हैं पानी में नाव पे, तो एक पाँव को इधर की ओर करते हैं तो ऑटोमेटिक आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया तो चलता रहेगा, ये थोड़ी ना होगा। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूटन के तीनों नियम को शानदार तरीके से पढ़ा है। इसमें बहुत सारी चीजें भी बच रही, जैसे घर्षण बच रहा है आपका, इसके अलावा आपका ये संवेग संरक्षण का नियम आपका बच रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है। तो वो सब भी यहाँ पर हम डील कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे संवेग संरक्षण के नियम का। उससे पहले एक शब्द है आवेग। आवेग भी आपको पढ़ना है, तो आवेग भी एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई आवेग, क्या हाल चाल है? यहाँ पे इम्पल्स बोलते हैं इसको, आवेग को, ठीक है। और आवेग जब हम निकालते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली आवेग निकालने का जो तरीका होता है, मैं एक बार हिंदी मीडियम की बुक में देख लेता हूँ, देखना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि बहुत सालों से मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आवेग को भी देख लेते हैं। चलिए कोई नहीं। तो जब हम आवेग की बात करते हैं, बेसिकली आवेग है क्या, इसको समझते हैं। मुझे लगा मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आवेग ही होगा इम्पल्स का। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आवेग यहाँ पर जब निकालेंगे तो बेसिकली ये होता है, जैसे आप लिखते हैं ना F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T लिखते हैं। तो जो डेल्टा P होता है वही आवेग होता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब संवेग में परिवर्तन ही आवेग होता है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, संवेग में परिवर्तन, इस रूप में आप बोल सकते हैं इसको, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो बल लग रहा है और जो समय अंतराल है उसका जो गुणनफल होगा वो आपका क्या होगा? वो आवेग होगा। तो बल तथा समय अंतराल का गुणनफल, इस तरीके से यहां पर है। तो और कोई बड़ी चीज यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा, यही आपको दिख रहा है, सदिश राशि है यहाँ पर। और एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो आप एसआई मात्रक डेल्टा पी का वही निकालेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड यहाँ पर होगा। इसको निकालेंगे तो आप न्यूटन निकलेगा और न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अगर यहाँ से आप जाएंगे एसआई मात्रक में, यहाँ से अगर जाएंगे तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे,
और कुछ नहीं होगा, और कोई बड़ी चीज है ही नहीं है, बस छोटा सा टर्म था जो हमने आपको बता दिया। अब मेन आते हैं संवेग में, संवेग संरक्षण के नियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संवेग संरक्षण का नियम, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। संवेग संरक्षण के नियम की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं ना कि संवेग संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है कंजर्व करके रखना, किसी चीज को संरक्षित रखना। जैसे वनों को, जंगलों को संरक्षण दिया गया है, संरक्षित किया जाए, मतलब उसको बचा कर रखा गया है। तो यही एक कहता है संवेग संरक्षण का नियम, कि जैसे ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा का आप ना नाश कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है भाई, वैसे ही संवेग संरक्षण का नियम काम करता है। संवेग संरक्षण का नियम का बहुत सिंपल फंडा है कि अगर दो वस्तुओं में मान लो टक्कर होती है, क्या होती है? टक्कर। तो टक्कर से पहले जितना भी कुल संवेग होगा और टक्कर के बाद जो कुल संवेग होगा वो दोनों ही बराबर होगा, और यही कहता है संवेग संरक्षण का नियम। मतलब अगर मैं यहां लिखूं टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं भाई। बेवजह परेशान होने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है, सिंपल सा फंडा, इतना बोलेंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। कैसे? आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान के चलो कि ये एक गाड़ी है, क्या है? एक गाड़ी है, बढ़िया से ट्रक बना देते हैं, यहाँ पर ये इसके चक्का बना देते हैं और इस तरीके से ये गाड़ी चल रहा है। यहाँ पर एक कार है जो इस तरीके से चल रहा है, बड़ा बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये अगर हम बात करें तो इसका मान लो कि इसका मास कैपिटल एम है, या इसका M1 मान लेते हैं, आप ये समझ लो ना, सिंपल सी बात है। इसका M1 मान लेते हैं, इसका M2 मान लेते हैं। अब अभी की कंडीशन में ये U1 से चल रहा है, ये अभी U2 से चल रहा है, और ये दृश्य है टक्कर के पहले का, टक्कर के पहले है ये, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों के बीच में होगा टक्कर। क्या होगा? इन दोनों के बीच में टक्कर कराएंगे। तो अगर इनको बीच में टक्कर कराएंगे यहाँ पे, ए भाई टक्कर करवा दो सर, जानबूझकर टक्कर करवा रहे हो, गाड़ी खराब हो जाएगी, होने दो, हैं? टक्कर होती है। अब यहां से ये वाला इसको इस तरीके के बना देते हैं, इस तरीके से ये दिखा देता हूं, ऐसे और ऐसे। यहां पर हो गया इनके बीच में मान लो टक्कर। अब जब टक्कर होगा तो क्रिया प्रतिक्रिया बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। हाँ भाई लगेगा। मतलब ये हुआ कि ये वाला इस पे बल लगाएगा और उतना ही ये भी इस पे उतना ही बल लगाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया में कोई भेदभाव ही नहीं है, दोनों का ही समान रूप से ही बल लगेगा। लेकिन टक्कर, ये तो टक्कर के दौरान है, टक्कर के दौरान कौन सा दृश्य है? ये टक्कर के दौरान का दृश्य है भाई, ये ध्यान समझिएगा। कौन सा दृश्य है? टक्कर के दौरान का दृश्य है। अब ऐसे कंडीशन में जब टक्कर के बाद का सीन हम बात करेंगे, यहां पे टक्कर के बाद बनाइए इसको, ये यहां बना दिया, इस तरह से यहां बना दिया। सर कार थोड़ी बड़ी नहीं हो गई? होने दो यार, कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो, मान लो इसका ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया टक्कर के बाद। तो अब हम जब बात करेंगे संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से, तो ये बोलेगा कि देखो टक्कर से पहले कुल संवेग कितना होगा यहां पर, तो इसका टोटल संवेग कितना हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2, ये दोनों का टक्कर के पहले का कुल संवेग हो गया। और टक्कर के बाद का कुल संवेग यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर M1 V1 प्लस M2 V2। अब अगर हम इस संरक्षण के नियम का कर, हालांकि इसको डेराइव भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रूफ करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है समझना है इसको। वो तो हम अगले स्टेप में भी समझ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम बात करेंगे संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण
के नियम के अनुसार, तो भाई अगर संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पर हम बात करेंगे तो यही वाला सेम हो जाएगा ना यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, और ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसमें आपके सवाल पूछे जाएंगे, जिन सवालों में आप देखेंगे कि कुछ टर्म दिए जाएंगे, कुछ टर्म नहीं आपको दिए जाएंगे, और उसके अनुसार आपको इनके जवाब देने पड़ेंगे। अब क्या क्या इस चैप्टर में रह गया है, फ्रिक्शन रह गया है और भी टक्कर रह गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है फ्री बॉडी डायग्राम, यानी एफबीडी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगले क्लास में हम आपको एफबीडी सबसे पहले बताएंगे कि एक्चुअली में ये तो मान के चलो 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो अभी तो केवल हम इस तरह से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप एफबीडी में आएंगे ना तो आपको सवाल दिया जाएगा, जिन सवालों का सामना आपका होने वाला है जो बिल्कुल खतरनाक लगते हैं, टेढ़े तिरछे, कोई स्लोप कर रहा है, कोई बल लग रहा है, कोई घर्षण का बल लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है, आपको देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो सारा अगले क्लास में निचोड़ देंगे पकड़ के एकदम से, और आपके लिए चीज़ें क्लियर कर देंगे एकदम से। हालांकि बेसिक फिजिक्स का वीडियो हमने बनाया है, वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका डिमांड रहा कि सर वो वाला हमें हिंदी में चाहिए जो आपने इंग्लिश में दिया है, तो मैं वो हिंदी में भी आपके लिए बना दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो भाई जैसा आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका काम चलता रहेगा, चीज़ें जाती रहेगी। और बाकी हमने अपने ऐप में कोर्स भी दे रखा है, और इस कोर्स को अभी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोर्स अभी आज की डेट में ये इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन बहुत सारे हिंदी मीडियम विद्यार्थी भी इसको लेकर पढ़ते हैं। बहुत जल्द हम देखेंगे, अगर आप लोग का रहा ऐसा कि आप लोग इस चीज़ के लिए इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, हमें लगा कि एक संख्या है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो फिर सोचा जा सकता है कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को हिंदी में आपके लिए प्रोवाइड करवा पाएँ। बाकी ठीक है, जितना यूट्यूब पर हो पाएगा हम आपके लिए देंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे एक इसके अगले पार्ट में। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ये वाला अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।